चलिए बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट अध्याय, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है बच्चों? सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी एक पूरी इकाई होती है जिसके अंदर हमें कई चीज़ें पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है हमें कई चीज़ें पढ़नी हैं और जो चीज़ हमें पढ़नी है बच्चों उस विषय का नाम है, तो सांख्यिकी में बच्चों जो विषय हमें पढ़ना है, मैं बात कर रहा था, उस विषय का नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। प्रवृत्ति की माप, इसका मतलब तुम ऐसे समझो, केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब होता है केंद्रीय आंकड़ा। केंद्रीय आंकड़ा यानी एक तरीके से बीच की वैल्यू, मिडिल वैल्यू। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके पास कोई स्केल रखी हुई है, ये आपके पास में एक स्केल है। अब आप स्केल को उठाना चाह रहे हो एक बिंदु से, आप अपनी उंगली से, एक हाथ की उंगली से आप इस स्केल को उठाना चाह रहे हो। ठीक है ना। तो आप इस स्केल को उठाने के लिए, या आपके पास कोई कॉपी है, कॉपी तो आपने कई बार हाथ में उठाई होगी एक बिंदु पे, तो एक बिंदु से अगर आप उठाना चाह रहे हो तो एक बिंदु पर आप अपनी उंगली लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो कुल मिला के क्या समझ में आ रहा है कि जिस बिंदु पर आपने अपनी उंगली लगाई है उससे ये समझ में आ रहा है कि इस कॉपी का संपूर्ण द्रव्यमान इस बिंदु पर निहित है। बोलो हाँ या ना। ये समझ सकते हो कि भैया इस बिंदु पर इस कॉपी का संपूर्ण द्रव्यमान निर्भर करता है कि नहीं करता? आप अपनी कॉपी को उठा के देख सकते हैं, अपनी एक बुक को ले लीजिए और अपनी एक फिंगर से उठा के आप देख सकते हैं, केवल एक फिंगर से, तो एक बिंदु से वो उड़ जाएगी। अब ये कुछ गधे लोग कॉपी खुली हुई उठा रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये किस ग्रह से हैं। अरे मैंने यहाँ पे तुमको कॉपी खोल के दिखाई कि कॉपी बंद करके दिखाइए? अब इतना तो दिमाग लगाओ कि अगर कॉपी खुली होगी तो और आधा हिस्सा नीचे लटकेगा ऐसा, तो बेटा वो कभी उसको उठाने देगा तुमको? अरे कॉपी बंद करके मैंने बात करी है। और कुछ लोग इसको बढ़िया घुमा भी लेते हैं सुदर्शन चक्र के जैसे। वो लोग घुमाते हैं कि नहीं घुमाते हैं? हाँ, तो कुछ लोग घुमा भी लेते हैं। तो बेटा वापस आओ, तो जिस बिंदु के परितः तुम इसको घुमा लेते हो या जिस बिंदु के परितः तुम इसको उठा लेते हो, वो बिंदु क्या कहलाता है? वो बिंदु कहलाता है द्रव्यमान केंद्र। क्या कहलाता है? अब आप द्रव्यमान केंद्र को मत देखो, तो ये बिंदु कहलाता है बेटा द्रव्यमान केंद्र। आप द्रव्यमान पे मत जाओ, आप केंद्र पे जाओ। मतलब आपने पूरे के पूरे द्रव्यमान को एक बिंदु पर केंद्रित कर लिया, या वो पूरा का पूरा द्रव्यमान जिस बिंदु पर केंद्रित है वो मान आपने निकाल लिया। बोलो निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया? तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरा का पूरा द्रव्यमान एक बिंदु पर आता है। उसी तरीके से गणित में हमें आंकड़े दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं? आंकड़े। आंकड़े मतलब गणितीय जानकारी को आंकड़े बोलते हैं। गणित की जानकारी को हम बोलते हैं आंकड़े। तो व्हाट डू यू मीन बाई आंकड़े? आंकड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं डेटा। क्या बोलते हैं? डेटा। तो आंकड़े का मतलब होता है गणितीय जानकारी। गणितीय जानकारी। अब उस जानकारी को लेकर के आप कुछ चीजें निकालने वाले हो इस चैप्टर में। तो जो चीजें निकालने वाले वो तीन चीजें हैं। पहला नंबर है माध्य। क्या है पहला नंबर? दूसरा है माध्यिका। दूसरा है माध्यिका। और तीसरा है बहुलक। तीसरा क्या है बेटा? ये तीनों चीजें अपनी अपनी जगह में बहुत उपयोगी हैं। ठीक है ना। कई बार माध्य उपयोगी है, कई बार माध्यिका उपयोगी है, और कई बार क्या उपयोगी है? बहुलक उपयोगी है। तो इन तीनों चीज़ों को हम निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे जो सिलेबस में है वो है माध्य। बेटा माध्य का पूरा नाम होता है समांतर माध्य। माध्य का पूरा नाम होता है समांतर माध्य, या इसे बेटा औसत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो कुछ लोग इसे समांतर माध्य भी कहते हैं और कुछ लोग इसे क्या कहते हैं? औसत भी कहते हैं। आपकी ज़िंदगी में समांतर माध्य या औसत की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। मतलब मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उपयोगिता अगर आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की है तो वो इसी की है।
माध्य की या समांतर माध्य की। एग्जाम्पल के लिए आपने अपने पिताजी से डिमांड करी कि पिताजी हमें हफ्ते भर का जेब खर्च दे दो। कितने भर का? हफ्ते भर का जेब खर्च ये दे दो, ठीक है ना, हफ्ते भर का जेब खर्च दे दो। तो हफ्ते भर का जेब खर्च लेते समय और पिताजी को देते समय आपके उनके दिमाग में रहेगा कि बेटा को पैसा जो देना है वो कितने दिन का देना है, तो वो 7 दिन का औसत निकाल के दे देंगे। कितने दिन का औसत निकाल के? हाँ, 7 दिन का औसत निकाल करके देंगे। मान लीजिए अब आप अपना पिताजी सोच रहे हैं, उसकी एक बात अलग है। अब आप क्या सोच रहे हैं, आपकी बात है। आपके पास है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर से क्या आएगा? चलिए 7 दिन आपके पास में हो गए। अब आपके यदि खर्चों की बात की जाए तो मंडे को मान लीजिए आपकी डिमांड 15 रुपये की है, फिर अगले दिन 20 रुपये की है, फिर अगले दिन फिर से 15 रुपये की है, फिर यहाँ ट्यूसडे को भी थर्सडे को भी स्कूल लगना है 20 रुपये, फ्राइडे को कुछ कम खर्च कर दिया 10 रुपये, सैटरडे को स्कूल आना है नहीं है चलो 10 रुपये, और संडे को घर में ही रहना है तो कुछ ज़्यादा खर्च नहीं है तो संडे को 5 रुपये का खर्च मान लिया। अब इस हिसाब से टोटल खर्च कितना आया? 15 और 20 35, कितना हो गया ये बेटा? 35। 35 और 15 50, 50 20 70, 70 और 10 80, 80 और 10 कितना? 90, और 90 और 5 कितना? 95। मतलब आज के हिसाब से लगभग 95 रुपये। ठीक है जी, टोटल खर्च आपका कितना हुआ? 95 रुपये हफ्ते भर का, 95 रुपये। ठीक है, अब यदि आप निकालना चाहें कि मेरा एक दिन का औसत खर्च कितना है, कि मेरा एक दिन का मतलब आपके पिताजी ने आपको मान लीजिए उन्होंने मांगा तो आपको ऐसे वो एवरेज निकाल करके दे देंगे कि लगभग लगभग इसको कितने रुपए लग जाएगा? 95 रुपये, ठीक है ना, या वो 100 रुपये दे देंगे, ठीक है ना, किसी को मिल गए। तो चलिए अब हम निकालते हैं कि एवरेज कितना हुआ आपका, प्रतिदिन का कितना खर्चा हुआ। तो बताइए, एवरेज को शो करते हैं बच्चों एक्स बार से। किसे शो करते हैं? ये एक्स बार यानी कि औसत हो गया, इसी को एवरेज बोलते हैं, माध्य बोलते हैं, या इसी को समांतर माध्य बोलते हैं। कुल खर्च आपने कितने रुपए किया? 95 रुपये। और कितने दिन का खर्च है ये? 7 दिन का। तो बेटा आपका जो खर्चा आएगा 95 में 7 का मैं भाग कर देता हूँ और आपको मैं खर्च दिखा देता हूँ। तो 95 भागे 7, तो बेटा उत्तर कितना आ गया? आपका प्रतिदिन का खर्च है 13 रुपये 57 पैसे, मतलब लगभग 13.5 रुपये। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब भी बेटा आपको आपके पास कुछ चीज़ें आपके पास बेटा हमेशा उस रूप में नहीं रहती हैं, कुछ चीज़ें आपके पास औसत के रूप में रहती हैं। किसके रूप में? औसत के रूप में। जैसे आप विद्यालय में आ रहे हैं, आपकी हाजिरी नापी जाएगी तो उसका औसत दिया जाएगा कि ये बच्चा प्रतिवर्ष में 65% आया, 65% आया, ठीक है ना। एक कुल आंकड़ा नहीं दिया जा सकता है, तो कुछ चीज़ों में औसत की बहुत ज़रूरत होती है। आइए देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 13.1 स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 13.1 में सबसे पहले बच्चों हमारे पास में आंकड़े किस प्रकार के दिए जाते हैं? हमारे पास में आंकड़े किस प्रकार के दिए जाते हैं? तो देखिए, 2 प्रकार के हमारे पास में आंकड़े होते हैं, एक बगैर ग्रुप वाला और एक बिना ग्रुप वाला। तो यहाँ पर जो आपके पास आंकड़ा दिया गया है वो ग्रुप में दिया गया है। देखिए, छोटी सीमा क्या है? 0, और बड़ी सीमा क्या है? 2। तो बेटा इसे कहते हैं हम वर्ग। क्या बोलते हैं इसे बेटा? वर्ग। तो वर्ग में बेटा 2 लिमिट होती है, एक होती है निम्न सीमा, एक होती है उच्च सीमा। तो आप निकालते हैं बेटा। अब बोलोगे पौधों की संख्या 0 से लेके 2। अरे सर एक कोई वैल्यू बताओ ना, 0 की 2। तो ऐसे में 0 से लेके 2, तो 0 से लेके 2 वर्ग दिया गया है। तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा वर्ग चिन्ह। क्या निकालना पड़ेगा? तो क्या रूल रहता है? छोटी वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का आधा। तो बेटा यहाँ पे 0 + 2/2, आंसर 2/2। बोलो कितना बन गया बेटा? 1। क्या बन गया बेटा? 1। तो बेटा यहाँ पे जो x निकल करके आएगा, इन दोनों से x कितना निकल करके आएगा बेटा? 1। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो सबसे पहले बेटा अभी के काम में
हम आपको औसत निकालना सिखा रहे हैं। क्या निकालना सिखा रहे हैं? औसत निकालना सिखा रहे हैं। तो औसत के अलग अलग रूप हैं। पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूं, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली करेंगे। आइए औसत का सूत्र देखते हैं। देखिए, अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि औसत क्या है बच्चों। औसत कह लीजिए या इसी को माध्य कह लीजिए, एक ही बात है। बेटा आपने इस विद्यालय में टेस्ट दिया और टेस्ट में आपके कुछ अंक आ गए। 20 नंबर का टेस्ट था। अधिकतम मार्क्स टेस्ट के कितने थे? 20। बोलिए हाँ या ना। जैसे आपके मासिक टेस्ट हो रहे हैं, तो हर महीने के आपके टेस्ट, मैं कुछ महीने के टेस्ट यहाँ पे 5 माह के मैं टेस्ट लिख रहा हूँ। 5 माह के टेस्ट अंक किसी एक बच्चे के। चलिए, तो टेस्ट अंक बेटा एक प्रेक्षण है। क्या है बेटा? टेस्ट अंक एक प्रेक्षण। प्रेक्षण को बेटा एक्स से शो किया जाता है। प्रेक्षण मतलब जानकारी। आपने पहले महीने टेस्ट दिया, मान लीजिए आपके 15 नंबर आए। दूसरे महीने में कितने आए? 10। तीसरे में कितने आ गए? 17। चौथे में कितने? 12। और फिर आपका प्रदर्शन बिगड़ गया तो आपके 5 नंबर आ गए। समझ में आ गया? अब आपको निकालना है इसका औसत निकालना है। क्या निकालना है बेटा? इसका औसत। ठीक है ना बेटा? अगर इसका औसत निकालना है तो रूल क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। मतलब सारे आंकड़ों को आपको जोड़ देना है। सारे आंकड़ों को क्या करना है? आपको जोड़ देना है और डिवाइडेड बाई कुल आंकड़ों की संख्या 5। कितने आंकड़े हैं? आपने कितने बार टेस्ट दिया? 5 बार। तो बेटा इसको फॉर्मूले में क्या लिखोगे? बोलो, x बार इक्वल टू सारे x का योग क्या कहलाएगा बेटा? समेसन x। समेसन x। समेसन x मतलब सारे x के सभी मान का जोड़। इसे xi भी बोलते हैं, इसे समेसन x बोलते हैं, मगर बोलचाल की भाषा में बच्चे लोग सिग्मा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिग्मा। और यहाँ पर आंकड़ों की कुल संख्या, आंकड़ों की मतलब आंकड़ों की कुल संख्या मतलब टोटल नंबर ऑफ आंकड़े n। टोटल नंबर ऑफ आंकड़े मतलब, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? तो यहाँ पे आप इसको जोड़ देंगे तो आंसर कितना बनेगा? 15 प्लस 10 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 5 बटे कितना? 5। 15 और 10 25, 25 और 17 12 30, 17 12 30, 25 और 30 कितना हो गया बेटा? 55। 55 और 5 कितना? 60। तो 60 बटे कितना? 5। बोलो कितने अंक आए? 12 अंक। मतलब एवरेज लगभग प्रति टेस्ट आपने कितने अंक लाए हैं? 12 अंक। समझ में आ गया? तो ये आपका औसत निकल आया है। आपका औसत आ गया है 12। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब ये तो हो गया बेटा, यहाँ पर जो आपके आंकड़े थे ये अलग अलग वैल्यू थी। क्या थी बेटा? अब हम कर रहे हैं वर्गीकृत आंकड़े। अब हम आंकड़े जो आपको बता रहे हैं, कौन से आंकड़े? आंकड़े समझिएगा, ये चीज शुरू हो रही है यहां से। वर्गीकृत आंकड़े। बेटा आपकी क्लास में 50 बच्चों ने भाग लिया। कितने बच्चों ने? 50 बच्चों ने भाग लिया। अब मैंने कहा अरे इतने सारे बच्चे हैं, इनको ग्रुपिंग कर दो। इनकी क्या कर दो? तो मैंने इनके अंकों के हिसाब से ग्रुपिंग कर दी। वही 20 नंबर के टेस्ट में 50 बच्चों ने भाग लिया। तो मैंने कहा वही, जैसे आप जानते हो ग्रेडिंग सिस्टम कर देता हूँ आपके एग्जाम में। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप बना दिया, एक्स लोअर एक्स अपर, मतलब निम्न सीमा से लेके उच्च सीमा। चलिए, सबसे पहले 0 अंक से लेकर के 3 अंक लाने वाले बच्चे, ग्रेड E2। बोलो हाँ या ना। तो 50 बच्चों में आपकी क्लास में 8 बच्चों ने E2 ग्रेड लाए। कितने ग्रेड लाए? E2 ग्रेड लाए। तो देखो इसमें 0 वाले भी शामिल हैं, 1 वाले भी शामिल है, 2 वाले भी शामिल हैं। समझ में आ गया? 0 वाले भी, 1 वाले भी, 2 वाले। अब बोलोगे सर क्या 3 शामिल है? नहीं, 3 वाले शामिल, हाँ, क्योंकि 3 वाले अगले में शामिल होंगे। 3 से लेकर के 5, 3 से लेकर के 5, 3 से लेकर के 5। भाई कौन सा ग्रेड हो गया ये? E1 मान लो। क्या मान लो? ये भी फेल वाले बच्चे मान लो। इसमें आ गए 9 बच्चे। कितने आ गए? अब 5 से लेकर के 3 4 5, 3 से लेके 0 से लेके 3, 1 2 3 4 5 6। बेटा इसको 6 कर लो।
फिर यहाँ 6 आ जाएगा, 6 और 3 9, बोलो 6 से लेके कितने बच्चे? 9। 6 से लेके 9 अंक तक वाले मान लो बेटा कितने बच्चे? 20 बच्चे। कितने बच्चे हो गए? क्लियर कि नॉट क्लियर? फिर 9 से लेकर के 12 तक के, ठीक है ना, कितने बच्चे मान लो बेटा? 10 बच्चे। कितने बच्चे? ठीक है, क्लियर। फिर 12 से लेकर के 15, 12 से लेके 15, हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हम टेस्ट मान लेते हैं 15 अंक का है। कितने अंक का बेटा? 15 अंक का है। क्लियर कि नॉट क्लियर? 3 बच्चे। कितने बच्चे बेटा? ये क्या है बेटा? ये बच्चों की संख्या है। बच्चों की क्या है बेटा? जो संख्या होती है आंकड़ों की बार बार जो रिपीट होते हैं उसको बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं इसकी? अब समझना, कुल 50 बच्चों ने भाग लिया टेस्ट में। अब गिन लो, 8 और 9 17, 17 और 3 यहाँ 20, और 20 और 30, 20 और 10 30, 30 और 20 कितना हो गया? 50। तो देखो ये मैच कर रहा है ना। टेस्ट देने वाले टोटल बच्चे कितने आ रहे हैं? 50। इसको बोलते हैं बेटा सी एन। क्या बोलते हैं इसको? एन। एन सी एन नहीं बेटा, एन बोलते हैं इसको, एन। एन का मतलब कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की। हाँ, और ये बेटा देखो यहाँ पे 0 से 3 वाले 8 बच्चे हैं, तो ये जो आंकड़े कहलाते हैं इनको कहलाती है आवृत्ति, एफ आई। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? एन बराबर सिग्मा एफ आई, मतलब सारी आवृत्ति का योग, सिग्मा एफ आई। बोलो आया समझ में? ये आपको प्रश्न दे देगा बेटा। अब आपको पूछा जाएगा कि बताइए इसका माध्य क्या है। क्या निकालने को बोला जाएगा? इसका। तो आप करेंगे क्या? सबसे पहले आपके पास जो संख्या है वो 0 से लेकर के 3 अंक तक के बच्चे भरे हुए हैं। बोलो हाँ है ना? तो आप क्या करोगे? अरे इसमें 0 वाले भी हैं, अब इसमें 3 वाले भी हैं, सब अलग अलग अंक वाले हैं। तो आप क्या करोगे? इसका आप वैल्यू निकालोगे, इसका आप निकालोगे वर्ग, वर्ग चिन्ह। क्या निकालोगे? वर्ग चिन्ह। तो बेटा इसका जो वर्ग चिन्ह बनेगा वो बनेगा 0 + 3/2, मतलब कि 3/2 बोले तो 1.5, 1. तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग चिन्ह एक्स आई। क्या नाम रहेगा? एक्स आई। तो देखो ध्यान से, एक्स आई कितना आ गया? 1.5। मतलब औसतन इस ग्रुप के जो गधे तो नहीं कहना चाहिए, कमज़ोर बच्चे हैं, उनके जो वर्ग चिन्ह हैं, जो उनके वर्ग चिन्ह हैं, है ना, वो कितने हैं बेटा? 1.5। क्या है? 1.5। तो 1.5 इनके वर्ग चिन्ह हैं। बोलो यस और नो? मतलब औसतन हर बच्चे के मार्क्स कितने आ रहे हैं? 1. अब 1.5 वाले कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे। कितने बच्चे? तो यदि कुल अंक जोड़ोगे तो या तो 1.5 को 8 बार जोड़ दो। समझ रहे हो? 1.5 कितने बार? 8 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, या तो 8 बार जोड़ दो, या बेस्ट तरीका है 1.5 को किससे गुणा कर दो? तो मैं आपको जो टेबल बना रहा हूँ उसमें यह है कि यहाँ पर एक नई टेबल बनाओ जिसका नाम है एफ आई एक्स आई। क्या नाम है? क्योंकि भैया जब एक बच्चे का अंक 1.5 बन रहा है तो ऐसे 8 लोग हैं, तो 8 लोग का अंक बनेगा 1.5 × 8। बोलो यस की नो? और 1.5 × 8 हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12। क्यों हो जाएगा? 1.5 × 8 दशमलव तोड़ दो, नीचे 10 बन जाएगा, 15 × 8 120, नीचे 0 0 0 कैंसिल। बोलो कितना बन गया परिणाम? 12। ऐसे 3 से लेके 6 का एवरेज, 6 3 9 का एवरेज आएगा 4.5। कितना आएगा? हाँ, कितना आ गया? 4.5। अरे 6 3 9, 9/2 करोगे ना तो 9 का आधा कितना आएगा? 4.5 नहीं आएगा कि आएगा? बोलो भाई। इसका आप सबसे पहले इसका वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे? 3 धन 6/2 यानी कि 9/2, मतलब कि 4.5। हाँ या ना? अब 4.5 का गुणा किसके साथ करोगे? 9 के साथ। किसके साथ? क्योंकि 4.5 अंक लाने वाले कितने बच्चे हैं? 9 बच्चे। कितने बच्चे हैं? समझ में आया कि नहीं आया? तो 4.5 × 9 कर देता हूँ मैं, 4.5 × 9। बोलो कितना आ गया? 40.5। कितना आ गया? तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा? 40. समझ में आया? ऐसे आप अंत तक करते चले जाओगे, ठीक है ना? जो भी आ रहा है ठीक है, आगे आप करते चले जाओगे। और फिर आप क्या करोगे बेटा?
मतलब कुल आंकड़े आपके पास क्या जनरेट हो रहे हैं, एफ आई एक्स आई। फाइनली आपको क्या करना है, एक्स बार इक्वल टू कुल आंकड़ों का योग। तो कुल आंकड़ों में बोलो इस बार क्या जुड़ेगा, एफ आई एक्स आई, और नीचे कुल संख्या क्या बनेगी, सिग्मा एफ आई। क्या बनेगी, इस तरीके से आप अपना माध्य निकाल सकते हैं। तो यदि आपको कुछ समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आया बच्चों तो सब कुछ भूल करके एक फॉर्मूला नोट कर लेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। समझ में आ गया? यदि सब कुछ समझ में आ गया तो अच्छी बात है। मैंने तो इतनी मेहनत करके आपको पूरी वर्किंग समझाई कि ये होता क्यों है, ये होता कैसे है। हम एफ आई का गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर एक बच्चे के औसतन मार्क्स 1.5 आए हैं तो ऐसे 8 बच्चे हैं ना, तो 8 के 8 का प्रभाव लोगे ना, एक का थोड़ी ना लोगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एफ आई का एक्स आई में गुणा करते हैं। तो फॉर्मूला बन गया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। चलिए आइए सवाल देखते हैं देर ना करते हुए। ये देखिए हमारे पास एक टेबल दी गई है। बोलिए पौधों की संख्या 0 से 2 वाले कितने पौधे हैं, कितने घर हैं, 2 से 4 वाले कितने घर हैं, 4 से 6 वाले कितने घर हैं, 1, 6 से 8 वाले कितने घर, 5, 8 से 10 वाले, 10 से 12 वाले 2 घर, और 12 से 14 वाले, बहुत बढ़िया, ये घर दिए गए हैं आपको। अब सबसे पहले आपने टेबल बनाई बेटा, तो ये लिख दी पौधों की संख्या, पौधों की। अब ये बताओ सबने, हम मतलब यहाँ पर हमने पौधों के हिसाब से ग्रुप बनाया कि भैया छांट लिए पहले मोहल्ले में कि जो लोग 0 से लेके 2 पौधे लगाए हुए हैं ऐसे एक घर हैं, जो लोग 10 से लेके 12 पौधे लगाए हैं ऐसे वाले कितने घर हैं, 2 घर। समझ में आ गया? तो ये क्या बन गई बेटा, घरों की संख्या बन गई, आवृत्ति। क्या बन गई, घर की संख्या। अब आप निकालोगे एक्स आई, क्या निकालोगे, तो 0 से 2 का बोलो एक्स आई क्या निकलेगा, 2 से 4 का एक्स आई क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा एक बार फिर बताता हूँ, 2 धन 4 बटे 2, बोलो 6 बटे कितना आ गया, अब 3, मतलब 2 से 4 पौधे लगाने वाले में लगभग एक घर में कितने पौधे हैं, 3 पौधे। और ऐसे कितने घर हैं, ऐसे कितने घर हैं, 2 घर। ऐसे कितने घर हैं, तो जब एक घर में 3 पौधे हैं तो 2 घर में 6 पौधे होंगे कि नहीं होंगे, तो कुल पौधे कितने बन गए, 6। ऐसे टोटल कर लोगे, ऐसे सिग्मा एफ आई टोटल कितने घर आ गए, 20। और कुल एफ आई एक्स आई, ये क्या था, एफ आई एक्स आई, जानते हो कि नहीं जानते हो, तो एफ आई एक्स आई, अब इन सबको जोड़ लो तो कितना आ गया, 162, और भाग दे दो बेटा तो आंसर कितना आ गया, 8.1। क्लियर? फॉर्मूला यही लगेगा, माध्य एक्स बार बराबर, माध्य एक्स बार बराबर, आप लोग भी इसको सिग्मा बोलते होगे मगर ये समेसन है। क्या है बेटा ये, कोई बात नहीं, सिग्मा बोल दो, क्योंकि कौन सी आपकी आवाज़ सुनाई देनी कॉपी चेक करने वाले को, समझ गए ना। आप तो इसको रामू बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख के बस सही आना। क्लियर है? तो भैया ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने मजदूर हैं, 50। मतलब बेटा टोटल सिग्मा एफ आई कितना रहेगा, ये तो देखते ही पता चल जाता है कि सिग्मा एफ आई मतलब 50 है, ठीक ना। अब मालूम बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं, देखेंगे 1 2 3 4 5, हाँ सर मज़ा आ गया सर, कितने मजदूर हैं सर, 5 हैं। क्यों सर, 5 ही तो ग्रुप हैं। अरे उनको ग्रुप किया गया है मजदूरी के हिसाब से। अब 100 से 120 रुपए पाने वाले कितने मजदूर हैं, 12। 120 से 140 वाले कितने मजदूर हैं, अरे तो इनके ग्रुप में टोटल जोड़ो ना, तब तो औसत मजदूरी आएगी, बोलो हाँ है ना। तो सबसे पहले दैनिक मजदूरी का क्या निकालोगे, ये वाला फॉर्मूला से माध्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, तो 100, माध्य नहीं वर्ग चिन्ह, क्या आएगा बेटा, तो 100 से लेके 120 का वर्ग चिन्ह कितना निकला, 110। कितना निकला, नहीं अरे इतने धीमी आवाज़ क्यों आ रही है यार, 100 से लेके 120 बटे 2 कितना हो गया, 220 हुआ कि 230 हुआ, हाँ 220 बटे कितना, 2, बोलो आंसर कितना आया, 110 आ गया। तो वर्ग चिन्ह कितना आ गया, 100। और श्रमिकों की संख्या यानी कि एफ आई, बोलो 110 रुपये पाने वाले कितने मजदूर, 130 वाले कितने, 150 वाले कितने, 170 वाले कितने, 190 वाले कितने, निकाल दिए। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि जब हम इसका इससे गुणा करेंगे, ये देखो इसका इससे गुणा करोगे तो 12 गुणे 110 आएगा कि नहीं आएगा, तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना।
कितनी आएगी 1320, 1320 आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, तो बहुत बड़ी वैल्यू से इसका उत्तर वैसे भी किया जा सकता है, मगर जब बहुत बड़े बड़े मान हो जाएं बेटा, तो जिस विधि को हम लगाते हैं उसे हम कहते हैं कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि? यस, तो इसे एज्यूम्ड मीन मेथड या इंग्लिश में एज्यूम मीन मेथड और हिंदी में कल्पित माध्य विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कल्पित माध्य विधि। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि यार हम तुम्हें छोटा करके मानेंगे तुम्हारे आंकड़ों को। तो अभी हमारे आंकड़े बोलो ये हैं, बोलो हाँ या ना। हमने क्या किया? हमने एक कल्पित माध्य मान लिया। कल्पना को इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम। क्या बोलते हैं? तो हमने एक नंबर एज्यूम कर लिया ए। क्या कर लिया? ए बराबर कितना दिख रहा है आपको यहाँ पे? 150। और हर नंबर में से 150 को माइनस कर दो, तो 110 में से 150 गए, बोलो कितना हुआ? माइनस का 40। फिर 130 में से 150 हुए, माइनस का 150 में से 150 कितना? 170 में से 150 कितना? और 190 में से 150 गए, कितना बचा? ये नए वाले आंकड़े बन गए कि नहीं बन गए? तो पहले आपके आंकड़े xi थे, मगर डिफरेंस यानी घटाने के बाद आपके आंकड़े बन गए di। क्या बन गए? अब जो पहले आप fi xi कर रहे थे, अब आप fxi नहीं करोगे, अब आप करोगे fi di। क्या करोगे? तो fi di अपॉन सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा। हाँ, बोलो नया आंकड़ा कितना है? माइनस का। कितने मजदूर लोग हैं? तो जब एक का माइनस का 40 है तो 12 लोगों का कितना होगा? माइनस 480। एक मजदूर का दूसरा आंकड़ा कितना? माइनस 20 है। ऐसे कितने मजदूर हैं? 14। तो कितना हो गया? ऐसे एक का 0 है तो 0 के साथ कुछ भी गुणा करोगे 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब टोटल कर लिया और टोटल FIDI निकाल लिया, कितना हो गया? माइनस का, यस और नो? तो माइनस का 240। तो देखो बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बोलो माइनस का 200। और कुल मजदूरों की संख्या 50 है कि नहीं है? है कि नहीं है? 0 से 0 क्या हो गया? तो बच गया कितना? -24/5। -24/, तो माइनस का 24/5। 24 में आप 5 का डिवाइड कर दो, माइनस बाद में लगाएंगे। 5 चौके 20 और यहाँ पे आ गया 4, दशमलव लगाओ, 0 बनाओ, 5 अट्ठे 40। तो मतलब कितना आ गया? -4.8। बोलो हाँ या ना। अब तुमने एक चालाकी करी थी कि नहीं करी थी? क्या चालाकी करी थी? हर डेटा से माइनस कर दिया था 150, याद है? एज्यूम्ड मीन मतलब कल्पित माध्य को माइनस किया था। काहे के लिए? डेटा छोटा बनाने के लिए। डेटा छोटा बनाने के लिए, हाँ या ना। तो जो वादा किया निभाना पड़ेगा। वहां घटाया है तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा। बोलो यहाँ घटाया था 150, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो ए जोड़ोगे, ए क्या करोगे? तो 150 क्या करोगे? 150 क्या करोगे? तो यहाँ भी 150 क्या हो जाएगा? समझ में आया? अगर 4 माइनस करते तो कितना आता है? 146। अब 4.8 माइनस करोगे मतलब 145.2। समझ में आया? तो मजदूरी क्या बनेगी? 145.2। तो कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? x बार बराबर, बोलो सिग्मा FI DI बटे सिग्मा, और जो करे थे माइनस उसको करोगे प्लस। तो एज्यूम्ड मीन जो ए रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो ये विधि कहलाती है कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि? और बच्चों ये कब लगेगी? जब आपका डेटा, जब आपके आंकड़े बड़े बड़े होने लग जाएं। क्या होने लग जाएं? बड़े बड़े। अगर मान लो आप आंकड़े बड़े ना करते तो पहला आंकड़ा आपका 1320 आ रहा था, बोलो हाँ या ना। दूसरा और बड़ा आता, तीसरा और भी बड़ा आता, और जब बड़े बड़ों को गुणा करके जोड़ते तो और बड़ा आता। देख रहे थे, हाँ या ना। तो इसलिए भैया बहुत बड़े जब आंकड़े होंगे तो आपको ये विधि लगेगी जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? अगला क्वेश्चन चलिए चलते हैं। पहले ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चंस कराते हैं। चलिए सबसे पहले बच्चों पहला क्वेश्चन आप लोग सभी लोग अपनी कॉपी में करेंगे। स्टार्ट करिए।